दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री का। देखेंगे आज भारत में शिक्षा का विकास। इसके बाद शुरू करते हैं कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास के बारे में। यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। तो शुरू में देखते हैं प्रारंभिक 60 वर्षों तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर आ गई, तो शुरू के 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या एक व्यापारिक कंपनी ही बन के रही। उन्हें हमारे देश की शिक्षा से, हमारे देश की राजनीति से, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था से और लोगों से कोई खास मतलब नहीं था। वो केवल व्यापार करते थी, लाभ कमाने की कोशिश करती थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उनकी कोई रुचि नहीं हुआ करती थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन और विकास के लिए जो भी प्रयास किए गए, वो सब किसके द्वारा किए गए? व्यक्तिगत स्तर पे ही किए जाते थे। अब इन प्रयासों की बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर थी, तो किन किन ने शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए? 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। आपको ये चीज़, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंपनी की तरफ से तो शुरुआत नहीं की गई इसकी। सबने क्या है, अपने व्यक्तिगत स्तर पे ही इनकी कोशिश की। जिसमें 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषय थे उनकी शिक्षा देना था। जिसका उद्देश्य क्या होता था? जो मुस्लिम कानून थे और इससे संबंधित जो विषय थे उनकी शिक्षा देना था। 1791 में बनारस के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। आप ये ध्यान रखेंगे, बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना की जाती है किन के प्रयासों से? जोनाथन डंकन के प्रयासों से। कब? 1791 में। जिसका उद्देश्य क्या होता था? हिंदू और दर्शन का अध्ययन करना। जो हिंदू कानून है उनका और हिंदू दर्शन है इनका अध्ययन करना, इसका उद्देश्य हुआ करता था। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक जो अधिकारी है, अर्थात जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो प्रशासनिक कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, सन 1800 में। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी। ये जो कॉलेज था, ये फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इस कॉलेज में क्या होता था? इसमें जो अधिकारी थे, अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय जो रीति रिवाज है इनकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। शुरू में तो ये चला, 2 साल तक तो यहाँ शिक्षाएं दी गई, लेकिन 2 साल बाद ही इसको बंद कर दिया गया। जो कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज है, उसमें शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराया जा सके तो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हो और कंपनी के कानूनी प्रशासन में उससे मदद मिल सके। तो शुरुआत में इसका यही उद्देश्य हुआ करता था। तो न्याय विभाग की बात करें तो न्याय विभाग में अरबी, फारसी, संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी, ताकि वे लोग क्या न्यायालय में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ क्या परामर्शदाता के रूप में बैठे। तो हम देखें, जो न्याय विभाग था, तो न्याय विभाग में जो हमारे अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की जरूरत थी। क्यों? ताकि वे लोग क्या करें, न्यायालयों में अंग्रेजी न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठे और उन्हें समझाएं क्या कि मुस्लिम और हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सके। जो उनके कानून थे हिंदुओं के, मुस्लिमों के, उन कानून की व्याख्या करके जो हमारे अंग्रेज न्यायाधीश थे उनको समझाएं कि इसमें ये ऐसे है और उसमें वैसे है। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की जरूरत पड़ती थी। इसी समय के जो हमारे प्रबुद्ध भारतीय थे और मिशनरी थे, इन्होंने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अर्थात जो हमारे अंग्रेजी भाषा है, जो फ्रेंच, लैटिन, ये भाषाएं हैं, इन के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया कि ये वाली भाषाएं अंग्रेजी जो हमारे भारतीय हैं लोग, इनको सिखाना जरूरी है। तो ये कौन दबाव डाल रहा था? जो हमारे प्रबुद्ध भारतीय थे, जो हमारे इंटेलिजेंट लोग थे भारतीय, वे और जो हमारे ईसाई मिशनरी थे, ये चाहते थे कि भारतीय को अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, इन भाषाओं के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। अब इसके क्या कारण बताए उन्होंने कि क्यों जरूरी है ये सब? पहला कारण है, तो प्रबुद्ध भारतीय थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से क्या देश की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। देश में जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दुर्बलता है, इस दुर्बलता को क्या है, केवल पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि हम भारतीयों को कैसी शिक्षा दें? पाश्चात्य शिक्षा देना शुरू करें।
जो मिशनरी है, तो मिशनरी ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से, जो पाश्चात्य शिक्षा है तो इसके प्रसार से भारतीयों की उनकी परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी। जो उनका परंपरागत धर्म है, हिंदू और मुस्लिम धर्म, तो उस धर्म के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो जाएगी और वो क्या करेंगे, ऐसा करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे। जो श्री रामपुर के जो मिशनरी थे इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे। श्री रामपुर के जो मिशनरी थे वो इस चीज में क्या है, बहुत ज्यादा उत्साही थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे सभी के सभी लोग क्या ईसाई बन जाए। अब शुरुआत होती है हमारे 1813 से। कहाँ से शुरुआत होती है? 1813 से। और 1813 में क्या आया था? हमारा चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट से जो प्रशंसनीय शुरुआत होती है, अर्थात यदि हम अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा करना शुरू करें, तो आपसे पूछा जाए कि हम अंग्रेजी सरकार की शिक्षा के मामले में कब से प्रशंसा करना शुरू करें, तो हमें कहाँ से शुरू करनी है? 1813 से। तो इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ करने, उन्नत करने और उनके उद्देश्यों को सामने रखा गया। तो इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया? भारत में क्या स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने, देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ करने और उन्नत करने जैसे उद्देश्यों को सामने रखा गया। इस उद्देश्य के लिए कंपनी के द्वारा हर साल 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इन सब कार्यों के लिए क्या 1 लाख रुपए खर्च करने तय किए गए कि हमें हर साल क्या करना है, 1 लाख रुपए खर्च करना है। लेकिन इस राशि को व्यय करने पर एक विवाद हो गया। क्या? इस राशि को व्यय करने पर एक विवाद हो गया। क्या? कि 1823 तक ये राशि मिली ही नहीं। क्या? ये राशि क्या है? 1813 में तो तय कर दिया गया, लेकिन 1823 तक तो 1 रुपया भी नहीं दिया गया। जब पैसा मिला ही नहीं तो खर्च कहाँ करेंगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जब पैसे देंगे नहीं, कर दिए तो केवल बातें हो रही है, बातों में क्या है। इसी बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीय थे, इंटेलिजेंट लोग थे भारतीय, उन्होंने क्या व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे। शिक्षा के विकास और शिक्षा के संस्थानों की स्थापना के लिए भारी अनुदान उन्होंने किया। इनमें राजा राम मोहन राय सबसे आगे रहे थे। हमारे कौन? राजा राम मोहन राय सबसे आगे थे इन कार्यों के लिए। उन्होंने क्या किया कि 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए बहुत भारी अनुदान दिया। अर्थात बहुत सारे पैसे इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना के लिए दिए। जो शिक्षित बंगाली थे, तो शिक्षित बंगालियों के द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। तो हमारा ये कॉलेज था कलकत्ता हिंदू कॉलेज। तो इस कॉलेज के अंदर क्या होता था? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी तथा पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी जो ह्यूमैनिटीज है ये चीज़ पढ़ाई जाती थी। तो उस कॉलेज की बात करें तो बढ़िया कॉलेज था, शुरुआत हो गई थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा, बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज खोले। क्या? कलकत्ता, बनारस और आगरा में क्या किया? 3 संस्कृत कॉलेज खोले। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषा में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान दिया कि हमें प्राच्य जो भाषाएं थी, पुरानी भाषाएं, तो यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकें थी, उनका जो हमारे देशी भाषाएं थी जैसे बंगाली है, संस्कृत है, इन भाषाओं के अंदर क्या उसका अनुवाद करना शुरू किया जाना लगा। इसके लिए भी सरकार ने क्या पैसे देने शुरू किए। फिर आता है सबसे बड़ा पंगा। सबसे बड़ा पंगा यह आता है शिक्षा का विकास तो हो जाए, लेकिन शिक्षा का विकास किस भाषा में किया जाए, ये सबसे बड़ा पंगा रहा। मतलब आंग्ल प्राच्य विवाद, जिसे ओरिएंटलिस्ट इंग्लिश कंट्रोवर्सी कहते हैं। तो लोक शिक्षा की जो सामान्य समिति के 2 दल थे। लोक शिक्षा की जो सामान्य समिति थी उसके 2 दल थे। एक दल तो ये कहता था कि शिक्षा प्राच्य भाषाओं में दी जो एक दल तो क्या प्राच्य शिक्षा समर्थक था, दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक था। अर्थात एक दल तो ये चाहता था कि शिक्षा का माध्यम क्या है, जो हमारा प्राचीन भाषा है जैसे संस्कृत हो, बंगाली हो और भी जैसे भाषाएं हैं ये हो। तो दूसरा दल क्या चाहता था? शिक्षा की पद्धति कैसी हो? आंग्लो, अर्थात जो हमारा इंग्लैंड है कि जो लैटिन, फ्रेंच, अमेरिकन और इंग्लिश ऐसी भाषाओं के अंदर शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक दल तो ये चाहता था। अब बात करें कौन से दल के क्या तर्क थे। सबसे पहले बात करें प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां उनके स्थान पर परंपरागत जो भारतीय भाषा और साहित्य इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो उनके स्थान पर क्या किया जाना चाहिए? जो हमारे परंपरागत भारतीय भाषा और साहित्य इनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर जो आंग्ल शिक्षा समर्थक थे, या आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया और वे 2 दड़ों में बट गए। एक दड़ा तो कहता था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, तो दूसरा दड़ा शिक्षा का माध्यम क्या देशी भाषाओं को बनाए जाने पर जोर दे रहा था। तो जो आंग्ल शिक्षा समर्थकों में 2 भाग हो जाते हैं। आंग्ल प्राच्य शिक्षा समर्थकों में
के मध्य इस विवाद से शिक्षा के प्रोत्साहन का मुद्दा अप्रभावी हो जाता है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम। तो ऐसे करते धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ता है, पैसे आए नहीं, पैसे नहीं आए तो फिर क्या मतलब है उसका। अब आगे हमारे आते हैं लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। 1835 में आते हैं हमारे लॉर्ड मैकाले साहब। वो कहते हैं भैया हम इलाज निकालेंगे, पैसे तो थोड़े से हैं और बातें दुनिया भर की कर रहे हो, इसके लिए क्या करेंगे, छोटा छोटा काम करते हैं। कैसे? लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र या लॉर्ड मैकाले के मिनट्स आते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। इन्होंने आंग्ल दल का समर्थन किया, जो अंग्रेजी वाले थे इसका समर्थन किया, और 2 फरवरी 1835 को एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर, कि सरकार के पास क्या पैसों की कमी है, क्या सरकार के पास पैसों की कमी है, इस चीज को देखते हुए जो हमारे पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य की जो शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सबसे मोटा काम है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे थोड़े से हैं, थोड़े से में हम किस किस को क्या क्या सिखा देंगे। हम ऐसा करते हैं, शुरुआत में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में सिखाएंगे। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है, और यदि हम भारतीय साहित्य को पढ़ाना शुरू करें तो इनका लेवल को खास नहीं है। तो ये मैकाले साहब कहते हैं कि भारतीय साहित्य का स्तर क्या है, यूरोपीय साहित्य की तुलना में कोई खास नहीं है, मतलब अत्यंत निम्न श्रेणी का है। उसको पढ़ाने के लिए क्या, एक तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और एक उनका मन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें वो पढ़ाना चाहते भी नहीं थे। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। किन्होंने? लॉर्ड मैकाले। अब बात करें मैकाले की, तो मैकाले के इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र ही स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम क्या, अंग्रेजी बना दिया। बड़े पैमाने पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की शिक्षा को उपेक्षित करने लगी, अर्थात जो यदि आम लोग यदि जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा नहीं लेना चाहते थे, तो उनको कहते थे नहीं लेना तो मत लो, जिसको लेना हो वो आगे आ जाओ। क्यों? क्योंकि स्कूलें और कॉलेज गिनती के हुआ करते थे, और गिनती के स्कूल हुआ करते थे तो कोई मना करेगा तो वैसे भी स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी। सरकार की योजना समाज के उच्च और मध्य वर्ग के एक तबके को शिक्षित करके एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रंग और रक्त से भारतीय हो, परंतु अपने विचार, नैतिक मापदंड, प्रज्ञा मतलब इंटेलेक्ट में जो प्रवृत्ति मतलब टेस्ट, इनसे कैसा होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। तो सरकार की एक नीति थी, सरकार एक ऐसी श्रेणी, ऐसा वर्ग बनाना चाहती थी जो कैसा हो, रक्त और रंग से तो भारतीय होना चाहिए, लेकिन अपने विचार, नैतिक मापदंड, इंटेलेक्ट और टेस्ट, इनसे कैसा होना चाहिए, वो अंग्रेज होना चाहिए। यह श्रेणी ऐसी हो कि यह सरकार और जनसाधारण के बीच में क्या, इंटरप्रेटर मतलब दुभाषी की तरह काम करे, मतलब कि जनता की बात सरकार को बताए, सरकार की बात जनता को बताए। इस प्रकार पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच पाएगा। इस सिद्धांत को क्या कहा गया, विप्रवेशन सिद्धांत, मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आते हैं हमारे थॉमसन साहब। तो थॉमसन साहब के क्या प्रयास रहते हैं उसके बारे में देखिए। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत जो हमारे अभी क्या है आधुनिक उत्तर प्रदेश, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन, जेम्स थॉमसन, और 1843 से 53 तक रहे। उन्होंने देशी भाषाओं के द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने क्या बनाया कि देशी भाषाओं के द्वारा हमें क्या करना है, गाँव के अंदर शिक्षा देनी है, इसकी एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले जो छोटे छोटे स्कूल है इनको बंद कर दिया गया। क्या किया गया, अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा देते थे ऐसे छोटे छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गई थी। गांव के स्कूलों में कृषि विज्ञान, क्षेत्र मिति मतलब मेंस्ट्रुएशन जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन करना शुरू कर दिया गया। क्योंकि जो गांव में जो स्कूल थे, गांव में कृषि और क्षेत्र मिति जैसे उपयोगी विषय थे, उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया गया। क्षेत्र मिति का मतलब यह है कि जैसे पुराने टाइम पे राजस्व को वसूल करने के लिए आपको जमीनों को नापना आना चाहिए। कुल मिला के देखिए तो पटवारी की वैकेंसी मान के चलिए, पटवारी की वैकेंसी के लिए जितनी योग्यताएं होती है उन योग्यताओं को देने के लिए ये स्कूल शुरू कर दिए गए। जो खेती से संबंधित ज़मीनों को किस तरह से नापा जाता है, नापने की कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो इसके संबंधित स्कूल शुरू हो गए। अध्ययन के लिए देशी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य ये था कि नवगठित राजस्व और लोक निर्माण विभाग है उनके लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। इसके अलावा एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा।
एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया जाता है। अब आते हैं हमारे चार्ल्स वुड का डिस्पैच, कब आता है 1854 में। सर चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एडरबिन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। तो हमारे एबरडीन थे ना, अर्ल ऑफ एबरडीन, इसकी जो मिलीजुली सरकार थी 1852 से 1855 की, तो इस सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। क्या उन्होंने भारत की जो भावी शिक्षा है उसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब इसको जो मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला जो चार्ल्स वुड का जो ये डिस्पेच था, भारत में शिक्षा के विकास में भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पेच की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी वो देखते हैं। पहली सिफारिश तो आता है, इसमें सरकार से कहा गया, तो सरकार से क्या कहते हैं कि वह जनसाधारण की जो शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व खुद सहन करे। ऐसे नहीं कि लोगों के द्वारा कि लोग शिक्षा दे रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे, तो उन्होंने क्या कहा, जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व कौन वहन करे, सरकार। इस प्रकार अधोगामी विप्रवेशन सिद्धांत कम से कम कागजों में ही सिमट कर रह गया, अर्थात जो हमारा विप्रवेशन सिद्धांत था ये कहाँ तक रह गया, केवल और केवल कागजों तक ही सिमट के रह जाता है। जो हमारे ये डिस्पेच थे, वुड डिस्पेच, इसके अनुसार क्या है, इसमें सुझाव दिया गया है कि गाँव में देसी भाषाई जो प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए, उनके ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाएं हाई स्कूल और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी जैसे हमारे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। और इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और उसके अधि सदस्य मतलब फॉलोज होंगे। इन सभी की जो नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी और ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उनकी उपाधियां देंगे। तो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया गया, उन्होंने कहा कि जो देशी गाँव हैं तो गाँव में देशी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, जिला स्तर पर जो आंग्ल देशी भाषाएं मतलब जो 10वीं तक के लिए दोनों भाषाओं के अंदर शिक्षा दी जानी चाहिए। और जैसे लंदन विश्वविद्यालय उसी की तरह पे हमारे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। तो इसकी सिफारिश थी। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने की सुझाव दिया। इन्होंने कहा उच्च शिक्षा का माध्यम तो कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, और जो हमारे स्कूल स्तर की शिक्षा है इसका माध्यम देशी भाषाओं को बनाया जाना चाहिए। ये हमारे वुड डिस्पेच के सुझाव थे। इसने क्या किया, इसने स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा भी होनी चाहिए, साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए, तथा तकनीकी विद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की भी इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तकनीकी जो विश्वविद्यालय, वो तकनीकी विद्यालय और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान मतलब हमारे जो टीचर ट्रेनिंग स्कूल होती है बीएड वाले, वो उसी टाइम पे 1854 में ही कह दिया था कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में क्या निजी प्रयत्नों को प्रयास प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इन्होंने की, कि ग्रांट एड की पद्धति भी होनी चाहिए, कि यदि जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो भी अपने पास से कुछ पैसा इसके लिए दे सकते हैं। कंपनी के 5 प्रांतों में, उस समय क्या 5 ही प्रांत हुआ करते थे 1854 के आसपास, तो उसमें क्या एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जितने भी थे हमारे निदेशक, तो उन निदेशकों के अधीन क्या लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का क्या कार्य था, ये विभाग क्या कार्य करता था कि शिक्षा की उन्नति और उनके प्रसार प्रसार की समीक्षा करना, सरकार को हर साल इसके संबंध में रिपोर्ट देना कि शिक्षा किस स्तर की चल रही है। इसने इस बात पर भी बल दिया कि सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, अर्थात धर्म से संबंधित शिक्षाएं नहीं दी जानी चाहिए इन स्कूलों के अंदर। इसने इस बात की भी घोषणा की कि सरकार की जो नीति की जो शिक्षा नीति है इसका उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है। उन्होंने इस बात की भी घोषणा क्या की कि उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ही है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना। तो 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोल दिया। फिर बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया। 1840 से 1858 के मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में किए गए जो प्रयास थे उनको सार्थक परिणति तब मिली जब जेईडी बेथुन के द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। कब की गई, हमारे बेथुन स्कूल की स्थापना किसने, जेईडी बेथुन के द्वारा की गई।
बैथून क्या थे? शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, काउंसिल ऑफ एजुकेशन है उसके अध्यक्ष थे। मुख्यतः बैथून के प्रयासों के द्वारा ही कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई। उन्हें सरकार के अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। जो हमारी महिला पाठशालाएं थी वो शुरुआत में तो जैसे हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, जैसे हमारे रमाबाई थी, ज्योतिबा फुले थे, ऐसे करके बहुत सारे जो समाज सुधारक थे उनके अंडर चल रही थी। उन सबको क्या है, सरकार के अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। इसी काल में पूसा जो हमारे कहाँ बिहार में पड़ता है, उसमें क्या कृषि संस्थान रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अब देख सकते हो आप कि पूसा जो हमारे भारत का ICAR है उसका सबसे बड़ा सेंटर भी अब क्या है, पूसा में। तो आप देख सकते हैं इसकी स्थापना किस समय कर दी गई थी। और जब हमारे रुड़की के अंदर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये अब क्या है, देश का जो प्रतिष्ठित IIT है वो बन गया है रुड़की IIT। तो इसकी स्थापना कब से भारत में कर दी गई थी? चार्ल्स वुड के द्वारा जो अनुमोदित विधियां थी और आदर्श थे लगभग 50 सालों तक लागू रहे। अर्थात चार्ल्स वुड ने जो जो कानून लागू किए थे और आदर्श लागू किए थे, कितने 50 साल तक प्रभावी रहे। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ, अर्थात जो पाश्चात्य शिक्षा है भारतीय शिक्षा के अंदर बस गई। अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई और इस काल में शिक्षण संस्थाओं में प्राध्यापक और आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। अर्थात जो टीचर और प्रिंसिपल होते थे ये क्या होते थे, ये यूरोपीय होते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे निजी जो भारतीय थे भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। अर्थात जो भारतीय लोग थे ये भी अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे शिक्षण संस्थानों के अंदर विकास करने की। अब हम बात करेंगे, अब हो गया है भारत के अंदर 1857 की क्रांति। तो अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने के बाद देश किसके अंडर आ गए, क्राउन के अंडर आ गए। तब क्राउन के अंडर आने के बाद देश के अंदर शिक्षा का विकास, उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आता हमारा हंटर शिक्षा आयोग जो 1882 से 1883 तक था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, किसमें, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई। जो शुरुआत की योजनाएं थी उनकी उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 1870 से जबकि शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई। वर्ष 1870 से जबकि शिक्षा प्रांतों में जब शिक्षा क्या प्रांतों में स्थानांतरित की गई कि जैसे विषय बढ़ने लगे धीरे धीरे कि शिक्षा कौन देखेगा, प्रांत खुद देखेंगे, हमारा सेंटर नहीं देखेगा, प्रांत देखेंगे। तो जब शिक्षा को प्रांतों में स्थानांतरित किया गया तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रांतों के सीमित संसाधनों के कारण वे इस दिशा में अपेक्षित खर्चा नहीं कर पा रहे थे। प्रांत क्या कर रहे थे, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो प्रांतों के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ठीक से कर सके। तो 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। सरकार ने क्या किया, डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसका कार्य क्या था कि 1854 के बाद देश में शिक्षा के दिशा में किए गए जो प्रयास और उनकी प्रगति थी उनकी समीक्षा करना था। हंटर आयोग आते हैं, समीक्षा करते हैं। तो हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। तो ये क्या हंटर आयोग क्या कर रहा था, केवल ये देखना चाहता था कि जो हमारी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा देश के अंदर ठीक से क्यों नहीं चल रही। इसके अलावा ये कोई भी कार्य नहीं कर रहा था तथा विश्वविद्यालय के कार्यों से इसका कोई लेना देना नहीं था। इस आयोग ने सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए और उनमें से कौन कौन से सुझाव थे। पहला सुझाव था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हंटर आयोग आया, हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिया, हंटर आयोग के सुधार की बात करें तो यह क्या है, उन्होंने सरकार को कहा कि प्राथमिक शिक्षा सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह शिक्षा क्या है, उपयोगी विषयों और स्थानीय भाषा में हो। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है तो प्राथमिक शिक्षा क्या है, उपयोगी विषयों और स्थानीय भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इसने सिफारिश की कि जो प्राथमिक पाठशाला है, क्या प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संसाधित जो नगर है और जिला बोर्ड है उनको दे दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षाओं का जो पाठशाला है उनका नियंत्रण, ये तो आप देख सकते हैं जैसे अभी भी ऐसा ही होता है कि जो हमारे दिल्ली के अंदर कैसा होता है, जो प्राथमिक स्कूलें होती है 5वीं तक स्कूलें होती है ये हमारे नगर निगम के द्वारा ही देखी जाती है। तो हमारे जो नए नए नगर और जिला बोर्ड बन रहे हैं इनका पास किसका नियंत्रण होना चाहिए, प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण होना चाहिए। तो कुछ सिफारिशें तो ये मान लीजिए आज भी चल रही है।
हंटर आयोग ने और क्या सुझाव दिया? इन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड बनाने चाहिए, एक तो साहित्यिक और एक व्यवहारिक। क्या? माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, एक तो साहित्यिक खंड होना चाहिए, एक व्यवहारिक। साहित्यिक खंड तो किसके लिए होना चाहिए? विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। और व्यवहारिक किसके लिए? विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों की व्यवसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। तो 2 खंड देखे उसने। जो हंटर आयोग था, तो हंटर आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों और गांवों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद प्रकट किया। कि उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा के लिए सभी न तो गाँव में, कस्बों, शहर तीनों ही जगह कोई विशेष कार्य या विशेष प्रबंध नहीं हो रहा है। तो इसको प्रोत्साहित करने का उन्होंने कहा, सुझाव दिया कि महिलाओं के लिए अलग से कार्य किया जाना चाहिए। हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव के आने के बाद अगले 20 सालों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ और भारतीयों ने इसमें क्या सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन और परीक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। अब ऐसे विश्वविद्यालय जो अध्यापन भी करते थे, परीक्षा भी लेते थे, जिसमें हमारा पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में बना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना? 1887 में बना। और ये सब कार्य किए गए, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य। अब हम देखेंगे एक अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो हम किसके बारे में देखेंगे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में देखेंगे। अब कौन आ गया? हमारे कर्जन साहब आ चुके हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। अर्थात हमारे धीरे धीरे क्या देश के अंदर ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें राजनीति अस्थिर हो रही है। कभी नरमपंथी आगे आ रहे हैं, कभी गर्मपंथी आगे आ रहे हैं, कभी कांग्रेस। तो इस तरह से ऐसा वातावरण बन रहा है। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा ये थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र बन के रह गए। अर्थात बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए कम जा रहे हैं और राजनीति करने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा सरकार सोचती थी। राष्ट्रवादियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहरा दिया। कहा कि सरकार की नीतियाँ खराब है, इस वजह से ये सब हो रहा है। और आरोप लगाया कि सरकार अशिक्षा को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही, इसीलिए सारे के सारे क्रांतिकारी कहाँ स्कूल और कॉलेजों के अंदर बन रहे हैं। 1902 में क्या हुआ? 1902 में सन 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में क्या हुआ? एक आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना और उनकी कार्यक्षमता और उनके संविधान के विषय में सुझाव देना। जिनका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना, उनकी कार्यक्षमता और उनके संविधान के विषय में सुझाव देना। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। तो इनका जो कार्य क्षेत्र था, तो इस कार्य क्षेत्र में क्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नहीं जोड़ा गया। इसकी सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में कुछ खास बातें थी और उस खास बातों के बारे में हम देखते। पहली खास बात यह थी कि विश्वविद्यालय को अध्ययन और शोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए। किस पे? जो हमारे क्रांतिकारी और जो राजनीतिक गतिविधियाँ, उनके बजाय किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें विश्वविद्यालय को अध्ययन और शोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय के जो उप सदस्य फेलोज है, इनकी संख्या और अवधि कम की जानी चाहिए और ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार के द्वारा मनोनीत होने चाहिए। जो उप सदस्य किसके द्वारा मनोनीत हो? इस सरकार के द्वारा मनोनीत हो। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकार को सीनेट के द्वारा पास किए गए जो प्रस्ताव है, उन पर वीटो दे दिया गया। सरकार को क्या किया? सीनेट के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार या फिर वीटो दे दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि सीनेट के द्वारा बनाए गए जो नियम थे, उनमें परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती है। जो अशासकीय कॉलेज थे, क्या अशासकीय कॉलेज थे, उन पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया। अर्थात जिन पे सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ था, उन कॉलेजों में क्या सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया जाता है। उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय, क्या उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। क्या जो हमारा हायर एजुकेशन है और विश्वविद्यालय, उनके उत्थान के लिए क्या 5 लाख रुपए की राशि हर साल की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया कि कौन से कॉलेज के अंदर कौन सा क्षेत्र आएगा और कौन से कॉलेज के अंदर कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा। ये सब कौन डिसाइड करता था? ये हमारे गवर्नर जनरल डिसाइड कर सकता था, चाहता था।
जो हमारे कर्जन साहब थे उस टाइम पे, तो कर्जन साहब की बात करें तो कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर क्या किया, कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया। लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक जो शिक्षित थे उनकी संख्या को रोकना और उन्हें सरकारी भक्त बनाना ही था। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की और इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने वाले के एक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया क्या कि ये जो अधिनियम है, हमारे विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 है, तो ये अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या करने का प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले तो सीधा सीधा कह देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है, ये आगे नहीं बढ़ाएगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा को कभी भी आगे नहीं बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, पीछे की तरफ लेके जाएगा इसे। शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 की बात करें तो 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। तो हमारी रियासत है बड़ौदा, तो बड़ौदा ने साफ साफ कह दिया पूरी रियासत में कि भैया हर बच्चे को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाई ना करे। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मतलब 5वीं तक तो सबको ही पढ़ना पड़ेगा। काश आज ऐसा लागू हो जाए तो देश सुधर जाए। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे जो ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया कि ये कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए कि सब बच्चों को या सब लोगों को, बच्चे क्यों बड़े बूढ़े सबको 5वीं क्लास तक तो पढ़ना अनिवार्य है। गोखले ने विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की थी कि भैया ऐसा कानून ही बना दिया जाए। अब शिक्षा नीति की बात करते, शिक्षा नीति पर 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से तो साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया ना तो हमारे पास मन है, ना पैसे है, ना आदमी है, तो हम तो भैया ऐसा नहीं करेंगे कि जो अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी हम तो नहीं लेने वाले। लेकिन उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली कि भैया हम ऐसे प्रयास जरूर करेंगे कि जिसमें लोग पढ़ेंगे, तथा प्रांतीय सरकार से आग्रह किया कि वे समाज के जो निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए कदम उठाए। हम इतना तो कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो खर्चा नहीं उठा सकते, पिछड़े लोग हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा फ्री में देने की बात करेंगे और ऐसे कदम उठाएंगे कि उनको ये सब मिल सके। तो इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया और सुझाव दिया कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। तो इस तरह से हमारी शिक्षा नीति हमारी जो 1913 की आती है। फिर आती है हमारी सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। क्या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आता 1917 से 1919 तक। तो वर्ष 1917 में सरकार ने सीड्स विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति है डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। किसकी अध्यक्षता में? M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करके इसकी एक रिपोर्ट सरकार को देना था। क्यों? क्योंकि अब तक सभी समझ गए थे पूरे देश में जो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका केंद्र हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय होता जा रहा था। अब वो सेटलर आयोग के माध्यम से सरकार ये जानना चाहती थी कि सर इस विश्वविद्यालय में ऐसी कौन सी कमी है, इस शिक्षा में हम ऐसे क्या सुधार कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, न कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लें। यद्यपि यह आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था, लेकिन इसकी सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थी कि जो सिफारिशें दे रहे थे वो सब जगह लागू की जा सकती थी। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय जो स्तर है, विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय जो शिक्षा इसमें सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में भी सुधार लाना पड़ेगा। जब हमारा सैडलर आयोग है तो सैडलर आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी? पहली सिफारिश थी कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। तो आज भी ये सिफारिशें लागू है कि स्कूल क्या होनी चाहिए? 12 वर्ष तक की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं बल्कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद 3 वर्ष के कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहिए। आज भी ऐसा ही चलता है। यह निम्न प्रकार से होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? सैडलर आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करके उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय 3 साल की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वे छात्र जो विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न हो उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कब की बात है, कब से
जो हमारा सेडलर आयोग आ गया था, सेडलर आयोग 1917-1919 की बात है, तब से जो व्यवस्था चल रही थी यह आज भी हमारे देश के अंदर साफ साफ लागू। विश्वविद्यालयों से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं रखनी चाहिए। क्या? ऐसे कठोर कठोर नियम नहीं बनने चाहिए जो विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बने। विश्वविद्यालयों को पुराने संबद्ध विश्वविद्यालयों जिनमें क्या कॉलेज दूर दूर बिखरे होते थे, उनके स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन और स्वायत्तपूर्ण संस्थानों के रूप में उनको विकसित करना चाहिए। ऐसे कॉलेज दूर दूर बिखरे हुए हैं, उनको क्या है, जो किसी भी संबद्ध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग जगह उनको एक ही जगह लाके इकट्ठा करना चाहिए। महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान और तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय जैसे मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया और लखनऊ जो यूनिवर्सिटियां थी, विश्वविद्यालय, ये बनते हमारे 1916 से 1921 के बीच है। 1920 में सरकार ने सेडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है, हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। पार्ट 1 यहीं तक रखेंगे, तो पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करेंगे हम इसके आगे का। तो अभी के लिए इतना ही। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। वेट एंड वॉच।